वेलकम टू माय चैनल जियोग्राफी विद अनंत। फिर एक हिंदी वीडियो के साथ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जल संसाधन वाटर रिसोर्स के बारे में। और इस वीडियो के साथ आप बने रहेंगे क्योंकि इस वीडियो में हमने धरातली एवं भूगत जल का उपयोग, अति उपयोग और इसमें हम भूमिगत जल का संसाधन ग्राउंड वाटर रिसोर्स के बारे में आपको बताएंगे, सरफेस वाटर रिसोर्स के बारे में बताएंगे, भूमिगत जल संसाधन और उसके साथ साथ भूमजल स्तर, इसके परिस्थिति हमारे भारत में क्या स्तर रहा है, भूमजल स्तर के भूमि सतह से गहराई और भूमजल स्तर का घटना बढ़ना, भूमिगत जल की निकासी, ये सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, अबाउट वाटर रिसोर्स के सारी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का क्लिक कर लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाटर रिसोर्स, जो कि फाउंडेशन पर्यावरण बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए सभी क्लास में कंपलसरी विषय पर पर्यावरण अध्ययन है। और उसके साथ साथ जो वाटर रिसोर्स जो है बहुत सारे क्लास में भी हैं। इस वीडियो काफ़ी आपको लाभ मिलेगी, बने रहें। अगर चैनल में नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे जियोग्राफी के वीडियो हैं, आप बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस विषय वाटर रिसोर्स पर। जल संसाधन एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना जीवमंडल का अस्तित्व एवं पर्यावरण के कई क्रियाओं संभव नहीं है। मानव के आवश्यकता के अतिरिक्त जो जीव जगत के अन्य तत्व तथा पौधों एवं मानवीय जो जीव जंतुओं के सृजन एवं पोषण हेतु जल एक अपरिहार्य तत्व रहा है। और जल का अनेक रूप में सर्वत्र उपयोग होने के कारण स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो उपयोग दिन के दिन बढ़ रही हैं और हमारे सामने बहुत सारे परिस्थिति सामने खड़ा हो रही हैं। ग्राउंड वाटर जो है वो दिन के दिन कम होते जा रहे हैं, कई शहर में इसका प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के भौतिक घटकों में जल की विशेष भूमिका रहती है। जल जीवन है, क्योंकि बगैर जल के जीवन की कल्पना संभव नहीं है, आप जानते हैं। और धरती पर जो जीवमंडल के वितरण में स्पष्ट होता है और भूमध्य रेखीय जो प्रदेश में जैव विविधता और घनत्व जो है दोनों उच्च है, जबकि मरुस्थलीय प्रदेश में अगर बात करें बारिश भी मात्रा कम होती है। यहाँ पर भी वाटर रिसोर्स या जल संसाधन जो है परिमाण बहुत ही कम पाए जाते हैं। किंतु अगर देखें पूरे विश्व में जल का जो बंटन है उसमें भी हम बात करेंगे, किंतु समय और क्षेत्र के अनुसार इसकी वितरण भी अंतर जो है वो देखने को मिलती है। तो भूतल पर जो पाए जाने वाले सभी प्रकार के जल जो है, और इसे संसाधन कहा जाता है क्योंकि ये जो भूपृष्ठ के ऊपर एवं नीचे जो है तरल रूप में तथा वायुमंडल के वाष्प के रूप में प्राप्त होते हैं। हिमनद में जमी एवं जो खिसकित हुए बर्फ जो है जल का ठोस रूप है। और जल के कारण ही वनस्पति या जो खाद्यान्न, ऊर्जा तथा मानव का अस्तित्व है। और इसमें जल जो है तीनों रूप में ठोस, तो द्रव या गैस के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य इन तीनों रूप में जल का उपयोग करता है। जो विश्व के कुल जल राशि का लगभग 97% भाग जो है समुद्र के खारे जल के रूप में है। मैं आपको बता दूं, जिसके कुल मात्रा अगर बात करें 1.31 × 10⁻24 घन सेंटीमीटर है। और शेष 3% ताज़ा जो जल है, इस ताज़े जल का 3/4 भाग जैसे हिमनद तथा बर्फीला जो है चट्टियों के रूप में है। और शेष 1/4 भाग जो है सतही जल के रूप में झीलों तथा नदियों में और विद्यमान ताज़ा जल कुल ताज़े जल का जो है 0.035% जो है आप इस चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे जल के क्षेत्र अगर 71% अगर देखें तो आपका जो स्थल क्षेत्र में 29%, समुद्री खारा जल अगर 97% देखें उसमें पेयजल 3%, और इसमें बर्फ़ एवं
जो ग्लेशियर में 77.2% अगर देखें, उसमें भूतल जल 22.4, नदी नाला झरने जो है 0.4। और पृथ्वी सतह पर जल के जो मात्रा इस तरह अपने जो दिख रहे हैं इस मॉडल चार्ट के द्वारा हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं विश्व के जल अगर सर्वे में इस रिपोर्ट में पाया गया है। और आपको बता दूं पृथ्वी पर जो 70% जल है और लेकिन इसमें से अधिक महासागर के रूप में है और विश्व में उपलब्ध जो जल के केवल 3% पीने योग्य है और इस 3% में से भी केवल 1% जो है पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली पेयजल के रूप में और शेष 2% जो है जल मनुष्य आबादी से बहुत दूर जो है ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ जमा हुआ पानी एवं हिमनद के रूप में है। तो इस तरह इस टेबल पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जल संसाधन का अगर हम 100% देखते हैं तो इसमें मीठा जल जो है 2.5%, उपयोग में आने वाला जो मीठा जल है 0.24%, कुल सिंचन जो है 0.03%, भूमि सिंचन जो है 0.007 और मीठे जल के जो खपत जो है इसमें दिख रहे हैं वो है 0.302। पेयजल के खपत इस तरह 4 जीरो के बाद 15 इतने मात्रा में यहाँ पे हमने घन क्यूबिक मीटर में यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। आप इसको देखें और बने रहे हमारे वीडियो पर क्योंकि बहुत सारे अच्छे चीज़ हम बताने वाले हैं। और इस टेबल में हम बात करेंगे पृथ्वी के सतह पर जल की जो मात्रा है। अगर हम स्रोत को देखें, सोर्स जो है बेसिकली हमारे धरातल में जल कहाँ से मिल रही है। पहले हम बात बता दें कि सागर से जो है मैक्सिमम 97.27 जो प्रतिशत वो सागर से मिल रही है। बर्फ़ से अगर बात करें तो 2.05%, भूमजल अगर बात करें 0.66, झीलों में अगर देखें 0.01 और मृदा नमी जो है 0.005 और भूमंडल वायुमंडल में अगर देखें 0.001 और नदियाँ में देखें 0.0001 और जैवमंडल अगर देखें 0.00004। तो टोटल कुल अगर देखते हैं 100% इस तरह डिवीज़न किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। धरातलीय एवं भूमिगत जो जल हैं उसका उपयोग के बारे में जानते हैं और यूज एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इसके बारे में हम जानेंगे। इसको बेसिकली 2 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक है भूमि के तल पर मिलने वाले जल और दूसरा है भूमि के गर्भ में मिलने वाला जल। तो इसमें हम बात करेंगे, एक है धरातलीय जल, एक है भूमिगत जल जो है क्लियर आपको पता चल गया है। तो इसमें भारत में जो जल संसाधन है स्थिति में वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया बता दूं आपको कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है 3.29 मिलियन वर्ग किमी है जो विश्व में कुल भूभाग का 2.4% है और विश्व की जनसंख्या का अगर बात करें 16% से अधिक इस पर आधारित है। और भारत की जनसंख्या सन 2001 और उसमें 2011 जो है तो इस तरह जनसंख्या बढ़ती हुई जो देखने को मिल रहा है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या लगभग 1/7 भाग में पहुंच गए हैं और विश्व के कुल भाग में अगर बात करें तो इसमें लगभग 1/50 और विश्व के संसाधनों का बात करें 1/25 भागों में भारत का अंतर्गत है। और देश में कुल जो उपयोग योग्य जो वाटर यूटिलाइजेशन अगर देखें 2001 में जनसंख्या में 102.7 जो मिलियन थी और उसके बाद 2011 के सेंसस भी देखें 121 और अभी 2021 के आने वाले हैं। तो इसमें भारत में जो धरातलीय एवं भूमिगत जल का जो संसाधनों का जो हमने इस तालिका आपके सामने रख रहे हैं, भारत में सतह जल एवं भूमिगत जल संसाधन का जो विवरण आपके सामने देख रहे हैं ये काफ़ी आप याद रखिए क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रतिशत पूछते हैं, जिसमें नदी बेसिन आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, आपका मेघना और सारी नदी का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे औसत जो वार्षिक प्रभाव जो है इस तरह यहाँ पे देखने को मिलती है। आप इसको थोड़ा सा देख लें और याद रखेंगे क्योंकि ज़्यादा हम इसमें बोलेंगे तो और भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी और आप भी बोरिंग फील करेंगे। चलिए टेबल आपके सामने है, आप इसको अच्छा से देख ले और नोट कर ले। चलिए इसमें सतही जल संसाधन की अगर बात करें सरफेस वाटर रिसोर्स के बारे में, जिसमें सतही जल संसाधन जो है क्षमता वर्षा की मात्रा पर निर्भर होती है और यदि वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो क्षमता अधिक, जबकि वर्षा कम होने पर क्या होती है इसके क्षमता जो है कम हो जाते हैं। देश में सतह जल जो संसाधन जो क्षमता है नदी के प्रभाव क्षेत्र के अनुसार रहती है। और देश में जल की उपलब्धता के संबंध में अगर बात करूं तो पूर्व में अनेक संगठन जैसे कि
बहुत सारे संगठन जो है व्यक्तियों के आकलन किया गया है। और हाल ही में जो हमें देखने को मिल रही है, संसाधन विकास राष्ट्रीय आयोग नेशनल कॉमन फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट ने भारतीय नदी तंत्रों के बेसिन पर आधारित वार्षिक प्रभाव जो है इसमें लगभग जो है उन्होंने काम कर रही हैं और उपयोग के लिए जो हमें कानून और संवैधानिक तनाव एवं तकनीक विकास आदि उनके कारक में ऐसे प्रोत्साहित कर रही हैं। भिन्न भिन्न संगठन ने धरातलीय प्रभाव कर काफ़ी सारा काम कर रही हैं और जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में उपयोग किया जा रहे हैं। तो इस तरह इसके लिए जो आपका पड़ोसी देशों में उपयुक्त स्थानों पर जो है वो निर्माण कार्य भी चल रही हैं। और ग्राउंड वाटर रिसोर्स हमारे भारत की अगर बात करें, भारत में वर्षा में प्राप्त जो प्राकृतिक भूमिगत जल के वार्षिक क्षमता जो लगभग 342 घन किलोमीटर हैं और देश के कुल वार्षिक वर्षा के अगर बात करें 8.56% जो भूमिगत जल नहर और सिंचाई वार्षिक जो संवर्धन जो क्षमता है लगभग 89.46 घन किलोमीटर है। इस तालिका में आपके सामने हम रख रहे हैं, इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कुल भूमिगत जल जो संसाधन लगभग मात्रा जो घन किलोमीटर पर वर्ष में जो आप देखने को मिल रहा है 432, घरेलू या आपका औद्योगिक एवं अन्य उपयोग हेतु 71। अगर वीडियो में देखने के टाइम आपको क्वालिटी लो मिलती है, वहाँ पे देखेंगे कि एक 3 डॉट दिखता है, स्क्रीन में टच करेंगे 3 डॉट में क्लिक जरूर कर लें और वहाँ पे क्वालिटी आप सेट कर सकते हैं। उसमें मिनिमम 360 या 240 देखिए, उसमें और अच्छा क्लियर आपको दिखेगी। कई बार होते हैं कि नॉलेज आपको याद नहीं रहता है तो क्वालिटी वहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो इसमें इस वितरण जो है इस टेबल आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये सारी जो हमने हमारे वीडियो में जो हम टेबल आपको दिखा रहे हैं, बेसिकली हमें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट जो प्लान फॉर एक्शन रिपोर्ट द नेशनल कमीशन फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स वहाँ से मिली है। न्यू दिल्ली जो रिपोर्ट है 1999 और नया जो रिपोर्ट के आधारित ये बनाया गया है। और इस प्रकार में देश में जो कुल भूमिगत जल और संभाग में लगभग 331 घन किलोमीटर आकलन है और इसमें प्रति 15% जो है पेयजल हेतु 6 घन किलोमीटर और औद्योगिक जो आपका देखने को मिल रही है इंडस्ट्रियल यूज़ भी यहाँ पे हो रही है और इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। केंद्रीय भूमिगत जल परिषद सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने पुनः जो संभरण जो भूमिगत जल के स्रोत और घरेलू औद्योगिक सिंचाई के उपयोग जल संसाधन भविष्य में जो भावी उपयोग हेतु इसका उपयोग जो है वो काफ़ी दिन के दिन बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भूगर्भ जल संसाधन जो है भूमिगत जल का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण जल स्रोत है और जिसमें मानव के विविध जो आपका आवश्यकताओं जो है उसको पूर्ति करने के लिए मानव ने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले कम गहरे कुएं खोदकर पीने तथा सीमित सिंचाई में इस जल का उपयोग किया जाता था, किंतु आजकल अगर देखें किंतु प्रौद्योगिकी एवं विद्युतीकरण के साथ ही स्थायी जल सतह काफ़ी गहरे तक नलकूप खोदकर विस्तृत सिंचाई एवं अन्य आवश्यकता के पूर्ति अब जाने लगी है कि भूमिगत जल के संसाधनों के जो कुंजी कहाँ जाता है, क्योंकि इनका उपयोग जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है उद्योग के साथ साथ नगरों में ग्रामीण क्षेत्र में। और इस तरह बढ़ने के कारण भूमिगत जल हमारे सामने बहुत ही कम प्राप्त हो रही है। क्योंकि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो नहीं पा रहे हैं, हमें उस पर और भी ध्यान रखना पड़ेगा। भूमिगत जल जो है प्राप्ति की मात्रा उनके कारकों पर निर्भर करती है, जिस स्थान विशेष पर मिट्टी के छिद्रता डिपेंड करती हैं और निर्दिष्ट जल प्राप्ति और भूमि और अंदर जल के पारंपरिकता वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जल ज़्यादा भूमिगत जल में प्राप्ति होने के लिए। तो भूमध्य जल स्तर एवं प्रत्येक के विशेषता की अगर बात करें, भूमध्य जल स्तर एक भौतिक सतही और जल समृद्ध और भूमि के ऊपरी सतह के इंगित करता है। और इसमें भूमिगत जल का अगर बात करें जिसमें जो अलग अलग दशाओं में जैसे कि वर्षा धरातलीय और आपका चट्टानों के रंध्रता एवं बनावट आदि जो है ये डिपेंड करती हैं। क्योंकि हमने देखे पहाड़ी क्षेत्र में अगर बात करें या प्लेटो एरिया या प्लेन एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा जो है जल का हम मैदानी क्षेत्र पर ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और दूसरी ओर वर्षा के प्रत्येक जो मौसम में वर्षा एवं सतही जल के उपलब्धता जो है अनुसार भी आपका जो देखने को मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे भूमध्य जल स्तर के भूमि सतह से जो गहराई है उसके बारे में भी आपको जानकारी रखना है।
भूमजल स्तर की घटना बढ़ना उनके बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि उच्च वाच, आपका जलवायु, आपका भूमिगत बनावट के चट्टानों के जलीय स्थिति, आपका भूमजल स्तर कई आपका समतल नहीं है, बल्कि ये अनेक प्रकार के उच्च वाच जो है कई प्रदर्शित करता है। तो इस तरह हम बात करेंगे भूमजल स्तर का घटना बढ़ना के बारे में, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन में भूमिगत जल में जो वृद्धि से भूमजल स्तर जो है बढ़ जाता है, तथा जल की निकास से जल स्तर का घटना पाया जाता है कि जल में वृद्धि या जल निकास उनके कारक से होता है। वर्षा की मात्रा अगर भूमजल स्तर के बहुत ही प्रभावित करती है, और जुलाई से सितंबर तक जो जल स्तर काफ़ी ऊंचा रहता है, और जैसे अब वर्षा समाप्त होते हैं तो उसमें आप देखें कि वैसे भूमजल स्तर भी नीचे गिरती है। भूमस्तर का जल के घटना बढ़ना नदी नाला झीलों और नहर से जल से जो है रिसने की स्थिति में निर्भर करती हैं कई बार जो है। और हम भूमिगत जल के जो निकासी उसके बारे में अगर बात करें, भारत में जो स्थिति है भूमिगत जल के निकासी प्रमुख जो भूमिगत जल के रिस करके नदियाँ आदि में प्रभावित हो जाना और भूगर्भ स्रोतें तथा आपका नलकूप द्वारा जल के निकासी के कारण होते हैं। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था हिंदी मीडियम के क्लास चाहिए। हमारे चैनल में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के क्लास हैं, तो विद्यार्थी हमारे साथ जो हमारे ऑडियंस हैं उनके डिमांड पर इस क्लास को हमने हिंदी मीडियम में आपको बता रहे हैं। और हमारे हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी अगर अच्छा लगे ज़रूर आप देखते रहें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंस्पायर मिलती है आपका लाइक, आपका कमेंट। ज़रूर आप कमेंट करें। कहते हैं जल तथा जीवन का संबंध अटूट है, और जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। और पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाली जल की सीमा तो निर्धारित है ही, परंतु इसके खपत की कोई सीमा नहीं है। जल एक चक्रीय संसाधन है, और जिसके वैज्ञानिक ढंग से साफ कर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। पृथ्वी पर जल वर्षा तथा बर्फ से प्राप्ति होती है। यदि इसका युक्तिसंगत उपयोग किया जा सकता है तो इसके कमी नहीं होगी। विश्व में कुछ भागों में जल की बहुत कमी है, और जल संसाधन के संरक्षण का मुख्य जो उद्देश्य है जल स्रोतों की क्षमताओं और अधिकतम उद्योग कर कृषि एवं जो खाद्यान्न जो है एग्रीकल्चर पर जो उपयोग हो रही है, और इसके साथ साथ इस क्रम में भूजल का भंडार में भर्ती है। और देश के लगभग प्रत्येक बड़े शहर में भूमिगत जल का स्तर जो है लगातार कम होते जा रहा है। अब न्यूज मीडिया के माध्यम से भी हमारे पास जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके मुख्य कारण ये है कि किसी भी शहर में पानी के समुचित आपूर्ति की सुविधा नहीं है। अतः लोग क्या कर रहे हैं, अपनी शेष आवश्यकताओं के लिए भूजल का पर जो है निर्भर हो रही है। इन परिस्थितियों में अगर जल के संरक्षण हमारा प्राथमिक उद्देश्य बन जाता है, तो हम इस वीडियो में जो बात करने वाले जल संरक्षण हेतु जो वाटर कंजर्वेशन हम किस किन उपायों में हम कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जल का संरक्षण जो विविध प्रकार से किया जा सकता है। वर्षा के जल का संचय, पहला जो है आपका वर्षा के जल का संचय करना, क्योंकि जल संरक्षण हेतु वर्षा के जल का यथासंभव जो भंडार जो है वो दिन के दिन जो हम भूमिगत जल जो है वो कम होते जा रहे हैं। क्योंकि वर्षा के जल को हम संरक्षण करें तो कहीं ना कहीं हमारे लाभ मिलेगी। इसके लिए खेतों में जो है वो भेड़ा बनाइए, और खेतों की जो खुला ना छोड़ दे, और जल चक्र नियंत्रित जो करने के लिए जो सघन वन लगाया जाता है, तो वन में ज़्यादा प्लांटेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देश में पूरे विश्व में देखने को मिल रही है कि डिफॉरेस्टेशन चल रही है। तो सिर्फ डिफॉरेस्टेशन जो है हम डिफॉरेस्टेशन को रोके, हमें एफॉरेस्टेशन को आगे बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी पॉइंट की ओर।
पानी का दुरुपयोग ना हो। हमें ध्यान रखना है कि पानी का दुरुपयोग हम कैसे रोकें। जल के जो महत्व है एवं संरक्षण की आवश्यकता को जन चेतना के रूप में प्रसारित किया जाए और जन जागरूकता को बढ़ाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र पर जो है जल के दुरुपयोग हो रही हैं और उस दुरुपयोग को हम कैसे रोक पाए। आते हैं फिर जानते हैं नंबर 3, जल शोषण का प्रबंध जो है पृथ्वी के धरातल पर जल के अधिक देर रोक रखने के उपयोग के लिए जो किए जाने चाहिए, जिसमें जल भूगर्भ से संचित हो सके। वनों की भूमि अधिक पानी जो है वो सोखती है। अतः क्या होती है, वर्षा के जल का जो है भाव जो है वनों की और मोड़ने जो है लाभप्रद होता है। और चारों भाग दलदली भूमि में अगर बात करें जल का शोषण अधिक होते हैं, तो ये मृदाओं के ऊपर निर्भर करती हैं, कहीं पे ज़्यादा सूखता है कहीं पे, तो इसमें जल शोषण का प्रबंध जो है बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है। चलिए नंबर 4 में हम बात करते हैं खेतों में पानी का दुरुपयोग रोकना। क्योंकि हम जानते हैं किसी भूमि में एवं किसी फसल के कितने पानी की आवश्यकता है, इसकी जानकारी जो है कृषकों को होना चाहिए और जिसमें पानी के जो है दुरुपयोग ना हो। और इसके साथ मैं बताऊं कि इसमें एग्रीकल्चर बेस हमारे देश है और जिसमें खेतों में लगातार पानी का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें दुरुपयोग ना हो। हमें ध्यान रखना है ज़रूरत के ज़्यादा हम ना डालें। आगे बढ़ते हैं नंबर 5, कुओं से आवश्यक जो मात्रा में जल का शोषण जो है उसमें कुओं से आवश्यकता मात्रा में जल जो है निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अन्यथा उसके सूखने का खतरा जो है वो बने रहते हैं। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कुएं के द्वारा बहुत जगह में वाटर रिसोर्स जो है कंजर्वेशन किया जाता है। साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो देखने में आपको खराबी आ रही है डिस्प्ले में, आप ज़रूर स्क्रीन में टच कर लेंगे और 3 डॉट में क्लिक करेंगे, वहाँ पे क्वालिटी को आप इंक्रीज़ कर लेंगे तो और भी वीडियो अच्छा से आप देख पाएंगे। बने रहेंगे हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगेंगे तो ज़रूर लाइक बटन तो आप क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी और हमारे चैनल पर बहुत इस तरह वीडियो जियोग्राफी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि सेट, नेट और पीएससी, यूपीएससी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जियोग्राफी से क्वेश्चन जो आपके सामने आते रहते हैं, वो कई सारा वीडियो है, लाइव वीडियो भी है। आप बने रहेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 6, भूगर्भ जल के सीमित उपयोग। जो ट्यूबवेल की संख्या नियंत्रित होना चाहिए, क्योंकि जो गर्भ में जल की मात्रा जो है सीमित होते हैं, लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं हम भूमिगत जल का इतना उपयोग जो है कर रहे हैं। हर घर घर में ट्यूबवेल, हर घर घर में बोरिंग का इस्तेमाल करना, ये कहीं ना कहीं भूमिगत जो जल है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रभाव के कारण जो भूमिगत जल दिन के दिन जो है कम होते जा रही हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा वाटर कंजर्वेशन के बारे में। वाटर कंजर्वेशन हम कैसे कर पाएंगे, हमारे साथ पूरे बने रहेंगे वीडियो के साथ। आप ज़रूर अपना देश को आगे बढ़ाएंगे, अपना ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, अपना शहर को बहुत अच्छा वातावरण देंगे। हम जानते हैं वाटर कंजर्वेशन के बारे में और सब कुछ हमारे साथ बने रहेंगे। सारी चीज़ आपके साथ हम आज बात करेंगे। 7 नंबर पॉइंट में हम बात करेंगे खेती के जो नालियों में उसमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खेतों में हम एग्रीकल्चर के टाइम जो कृषि जब हम करते हैं, किसान जो करते हैं खेत, क्योंकि खेत के बिना पूरे हमारे जो देश में पूरे खाद्यान्न जो है उसके ऊपर पूरे निर्भर है। क्योंकि खेतों के जो नालियाँ होती हैं उसमें सामुदायिक सहायता से पक्की करना चाहिए। कच्चा नाली भी है, कई जगह में पक्की नाली भी है। तो पक्की नाली होने से हमारे फ़ायदा है कि पानी जो है जो दुरुपयोग नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक कारक है कि खेतों के जो नाली में है वहाँ पे पक्की नाली होना बहुत आवश्यकता है। तालाबों के पक्का बनाना और तालाबों के गहरा कर उन्हें पक्का बनाना चाहिए, जिससे अधिक जल के संचय हो सके।
ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे सामने आज के दिन में आ रही हैं। तालाब को पक्का बना के अगर वाटर जो है तालाब के चारों तरफ अगर कंक्रीट करेंगे, क्योंकि उसमें मृदा अपरदन भी दिखाई देती है और जो है हमें जो गहराई करके वहाँ पे जल को हम अधिक मात्रा में संचय किया जा सकता है। जल के शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। हम नंबर 9 पॉइंट में बात करेंगे कि जल के शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। जल प्रदूषण के कारण का निराकरण किए जाने चाहिए और पेयजल जो शुद्धिकरण का विशेष प्रबंध होना चाहिए। और नंबर 10 में हम बताएंगे आपको सिंचाई विधियों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इरिगेशन जो है हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक वाटर का यूज, जल के उपयोग जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसमें सिंचाई जो है आपका विधि जो है पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकली इसमें देखा जाता है कि सिंचाई का माध्यम है जिसमें कई सारा पानी के बचत की जा सकती है और तथा ऊंची नीची भूमि पर भी सिंचाई की जा सकती है। यद्यपि इसमें पूंजी जो अधिक लगती है, परंतु जो आपका बाष्पीकरण तथा आपका नियंत्रण द्वारा होने वाले पानी के हानि के रोक जा सके। और इस तरह हमने उद्योग में पानी के उपयोग पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगले पॉइंट में हम बात कर रहे हैं उद्योग में जो पानी की उपयोग पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उद्योग में पानी के अधिक मांग होते हैं और इसमें कम करने में लगभग होगी। और इसमें प्रथम इसके उद्योग के अन्न जो खाड़ी के और पानी के मांग को पूरा किया जा सकता है। और इसमें इन उद्योग द्वारा कई बार नदी और नालियों में जो है वो छोड़े गए दूषित जल के मात्रा जो है कम हो जाएंगे और उसमें अधिकांश जो उद्योग में जल का उपयोग जो है वो शीतलन हेतु किया जा सकता है। तो इस तरह जो है हमें जो जल संरक्षण हेतु उपाय जो है हमें इस तरह नदी के ऊपर बांध निर्माण जो कि काफ़ी तेज़ी से काम चल रही है, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर रूरल एरिया डेवलपमेंट, और इस तरह हमने जल के सही संरक्षण हम कर सके। आइए जानते हैं भारत में जल संरक्षण जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया अगर बात करें, भारत में जल संसाधन प्रबंध के हेतु जो विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता दूं। जल संसाधन प्रबंध एवं प्रशिक्षण परियोजना सन 1984 में जो केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन स्थापित किया गया है। और इस परियोजना मुख्य जो उद्देश्य है वो है सिंचाई प्रणालियों के कुशलता और अनुसरण के जो आपका संस्थागत जो क्षमताओं में मजबूत बनाना था। तो जिसमें इस उद्देश्य में प्राप्ति के लिए सिंचाई प्रणाली के जो सभी चरण में आपका व्यावसायिक दक्षता के आपका जो उन्नत बनाने के लिए किसानों में आवश्यकताएं पूरी करने में तथा जो आपका खेती के पैदावार बढ़ाने के दृष्टि से बेहतर संबंध के लिए संगठनात्मक और पद्धतिमूलक जो परिवर्तन जो देखने को मिल रही हैं। और इस परियोजना के अंतर्गत आपका आरंभ के लिए किया गया है और क्रियाशील क्रियाकलाप जो है वो विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। और प्रौद्योगिक जो है आपका जो एरिया है औद्योगिक एरिया से लेके अनुसंसाधन अध्ययन से लेके प्रणाली संगठन और आपका पद्धतिमूलक जो परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रही है। इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना सन 1986 में जो विश्व बैंक के सहायता के राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना बेसिकली प्रारंभ की गई। और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य जो है खेती के पैदावार और खेती से होने वाली आय में वृद्धि करना है। वर्तमान में लगभग जो 33 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य जो है कमान क्षेत्र है और इसके लिए 98 योजनाएं जो प्लानिंग जो है वो चल रही है। 21 प्लानिंग जो है योजनाएं जो है पूर्ण से चुकी हैं और काफ़ी सारा जो है वो उसमें कृषि पर ध्यान दिया जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी प्रबंध के बारे में प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो कार्यक्रम चल रही हैं सन 1987 से, और ये काफ़ी
तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है भारत में जल संसाधन प्रबंध में। और केंद्रीय जल उपयोग ने विभिन्न राज्य से, जैसे कि विभिन्न राज्य से भाग लेने आए जो आपका व्यक्तियों के प्रौद्योगिकी के जो प्रभावशाली रूप से हस्तांतर के लिए कई कार्यशालाएँ जो है, सेमिनार है, श्रम जो है, इंजीनियर आदान प्रदान कार्यक्रम जो है सफल कर उसमें जल एवं भूमि प्रबंध को है संसाधनों में जो है माध्यम से आयोजित करवाए हैं। और जल संसाधन के प्रबंध जो है इसमें प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत जो आपका सलाहकार और केंद्रीय जल उद्योग के मध्य जो आपका परस्पर विचार विनिमय के माध्यम से सिंचाई प्रबंध से संबंधित प्रकाशन के और प्रशिक्षण जो है जुएल मार्गदर्शन सिद्धांत और नियम प्रणाली जो है आपका पुस्तिकाओं प्रकाशित की गई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है जल संसाधन के लिए। और अगले पॉइंट में हम बात करेंगे भूजल संसाधनों के लिए जो योजना है, क्योंकि जल संसाधन मंत्रालय के केंद्रीय भूजल बोर्ड ने देश के जो पूर्वी राज्य में जहां भूजल संसाधनों का अधिक विकास नहीं हो पाया है, जैसे कि नलकूपों के निर्माण करना और उन्हें जो है क्रियाशील बनाने के लिए केंद्रीय योजना जो है तैयार किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत हालांकि एवं जो मध्यम क्षमता नलकूप के निर्माण कर रहे हैं और सीमित जो आपका कृषकों के लिए लाभ के लिए पंचायती या सरकारी जो आप ये व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। इसके बाद हम जानते हैं कि बाढ़ नियंत्रण जो है बहुत बड़ा एक यहाँ पे हम बात करेंगे। सरकार ने बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्र को निर्धारण किया गया है और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं उसके लिए लगभग 22 बाढ़ प्रबंध परियोजनाओं के स्वीकृति दी गई है। सन 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण जो आयोग का गठन किया गया है और केंद्रीय जल आयोग समय समय पर जो है जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों को संकलित करने के लिए तकनीकी और आंकड़ों के पुनर्निर्माण समीक्षा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन जल नीति के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवीन जल नीति 31 मार्च जो है 2002 से लागू किया गया है और जल संरक्षण के मुख्य जो विषय के अलग ही पंचवार्षिकी योजना में सम्मिलित किया गया है। जल संरक्षण प्रणालियों का वाटर कंजर्वेशन सिस्टम में जल संरक्षण के कुछ प्रणालियों में इस प्रकार है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। पहला आपको जानना है जिन क्षेत्र में आपका ढाल अधिक नहीं होते वहाँ आपका जो है मंदुअर और बंद पुस्ते और लगाया जा सकता है। ये प्रणाली गांव स्तर पर ज़्यादा अनिवार्य होते हैं। ये कृषकों के लिए आपसी और सहयोग पर निर्भर करती है। वर्षा की जाती पानी और खेतों में पड़ता है और वहीं जो आपका बहुत अलग प्रकार की खेती जो है वो देखने को मिलती है। और भूमिगत बांध जो आपको बांधों का निर्माण किया जाता है जिनमें गैर मानसूनी महीने में भूमिगत जल के नदी जो है चैनल बनाकर वहाँ पर भी उसका यूज और छोटे और बड़े जो पगड़े के तालाब का निर्माण भी किया जाता है 8 से 10 मीटर तक जो गहरे होते हैं। और विस्तृत जो क्षेत्र में आपका सतही परिश्रवण जो आपका तालाबों का निर्माण नदियों का पानी के पाम करने के कारण ये दूर गहरे कुओं में डाल दिया जाता है। जहां बड़ी नदी प्रणाली तथा उसमें उनसे बाढ़ की आशंका रहती है वहां संभव है कि बाढ़ का रोक और मुड़कर नदी के दोनों ओर जो आपका बने अनेक तालाबों का कुओं में डाला जा सकता है। किसानों का इस बात के लिए जो है आपका प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि हम बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है जानहानि जो है वो देखने को मिलती है। इस तरह खेतों में प्रत्येक पेड़ के साथ जो आपका तंग गड्ढे में खोलकर और उसमें कई सारा जो सीवरेज के सिस्टम जो है जल को हमें संरक्षण करना है। धरातलीय जल को जो है वो लेवल बढ़ाना है ग्राउंड वाटर को,
ऊपरी छात में वर्षा जल के संरक्षण, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में प्रति वर्ष जो है भू सतह पर जो गिरने वाले 4000 घन किलोमीटर जो जल का आधे से आधे धरती पर भी लगातार जो है प्रोग्राम हो रही है। केंद्रीय डाटा बैंक के बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डाटा वो भी मिल रही है और इसमें जो है इसके तृतीय चरण में बिना इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रत्येक जो है बांधों द्वारा जल जो मार्क है राष्ट्रीय ग्रेड पर भी इसमें नदी प्रभाव के दौरान किया जा रहे हैं और लगातार जो है इसमें सिंचाई परियोजनाओं के जो कार्यान्तर के दौरान जो स्थानीय क्षेत्र में समग्र जल जो आपका आकलन जो है संरक्षण जो है वो काफ़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन पर। हम जल को कैसे रोकेंगे, हम बहुत सारे विधियां आपको बताए हैं और आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और मेरे ख्याल से आप भी लागू करेंगे अपने शहर अपने गांव में। और इस तरह हम कैसे सेव वाटर सेव लाइफ को स्लोगन को आगे बढ़ाएंगे, एक कदम और स्वच्छता के और हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।